नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 12th क्लास हिंदी व्याकरण का दोस्तों 40 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, यानी शुरू से अंत तक देखना है दोस्तों। और 40 प्रश्न जो हम हिंदी व्याकरण का सिलेक्ट करके लाए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और दोस्तों हिंदी व्याकरण का जो है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों यह 40 प्रश्न में से दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा में भी हूबहू प्रश्न लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। तो दोस्तों प्रस्तुत है आपके सामने पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, चौथाई, तिहाई, संपूर्ण। तो दोस्तों व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लगा दिया जाता है दोस्तों, तो उसका मान जो होता है कितना हो जाता है, तो दोस्तों आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न पूछे रहा कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों व्यंजन के जो है दोस्तों कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों व्यंजन के जो है दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा व्यंजन के 3 प्रकार होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों व्यंजन वर्ण जो है दोस्तों किसे कहते हैं, आप लोग इसे समझ लीजिए। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? देखिए इसका उत्तर है दोस्तों व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, ठीक है। यानी दोस्तों व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहेंगे जिसको जो है स्वर वर्णों के उसका उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, ठीक है। जैसे क, ख, त, म ये सभी जो है दोस्तों व्यंजन वर्ण है, ठीक है। और दोस्तों इसका जो होता है दोस्तों 3 भेद होता है, ठीक है। 3 भेद होता है, कौन कौन होता है? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इसका 3 भेद होता है, ठीक है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यही प्रश्न आपसे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा था कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होता है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछे रहे दोस्तों कि ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वह कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। उच्चारण स्थान से भी आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों कंठ का जो होता है उच्चारण स्थान और किसका किसका होता है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यानी अ का उच्चारण, आ का उच्चारण, क वर्ग कहने दोस्तों क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। और ह और विसर्ग ये वाला विसर्ग दोस्तों, ठीक है। ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। कंठ होता है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों कंठ, तभी ना आप उसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको हम एक जगह लिख कर आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आपको इससे जो है दोस्तों एक कॉपी में आप लोग अच्छी तरह से इसे लिख कर अच्छी तरह से रख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख कर आप जरूर एक जगह रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों। चौथा नंबर पूछा जा रहा है कि दीर्घई ई वर्ण है, दीर्घ स्वर्ण, हर्षव स्वर्ण, ऊष्म व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दीर्घई ई जो वर्ण है दोस्तों दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ स्वर। चलिए अगला देखिए। और दोस्तों हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों हर्षव स्वर्ण उस स्वर को कहते हैं दोस्तों जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, यानी कम समय लगेगा दोस्तों उसको हर्षव स्वर कहेंगे। और दीर्घ स्वर्ण कब कहें? जब उच्चारण करने में अधिक समय लगेगा तो उसको दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। देखिए दोनों का उदाहरण आपको दिया है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद रखिएगा इसको, ठीक है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपको दे देगा ओ जो है दोस्तों कैसा बने, कैसा स्वर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हाँ ओ जो है दीर्घ स्वर है, तभी ना आप उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो आपका काम है दोस्तों आपको एक जगह इसे अच्छी तरह से आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों उसको बार बार आप रिवीजन कर सके, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 5वां नंबर पूछे रहे कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों भ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों भ का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ओष्ठ और किसका किसका होता है? ऊ का और दीर्घ ऊ का और प वर्ग, यानी प वर्ग कहने का दोस्तों प, फ, ब, भ, म, ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है।
यानी हर्षऊ उ, दीर्घऊ उ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न पूछे रहे कि न का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों टवर्गी न का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों न का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वह मूर्धा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों मूर्धा और किसका किसका होता है, तो ट वर्ग, र, मूर्धन्य स और री, इसका उच्चारण स्थान भी जो होता है दोस्तों मूर्धा होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। ट वर्ग कहने का मतलब ट, ठ, ड, ढ और टवर्गी न, ये सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न पूछा है कि त का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों त का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वह दंत होता है। क्या होता है? दंत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत, ठीक है दोस्तों। और देखिए दंत और किसका किसका होता है दोस्तों, तो त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न और ल और स, ये सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों क्या होता है? दंत होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। यानी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों, तभी ना उसका आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो आप याद करके रखिएगा ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। तो आप लोग याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। आठवां नंबर पूछा है कि ड़ का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों आपको बताए थे दोस्तों कि क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, ड़, यह सभी का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? कंठ होता है। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न में पूछे है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो दोस्तों द का जो उच्चारण स्थान होता है यानी त, थ, द, त, थ, द किस में आता है दोस्तों? दंत में, ठीक है। यानी त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंत होता है, तो ठीक है। तो यानी द आ रहा है त वर्ग में, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं दोस्तों। दसवां नंबर प्रश्न में पूछा है कि तलबे स का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है। तो दोस्तों तालु है, क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए तालु और किसका किसका होता है दोस्तों, तो च वर्ग, हर्षई ई, दीर्घई ई और य और तलबे स, यह सभी का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों तालु होता है, ठीक है। तो आप लोग एक जगह नोट करके इसे सभी को जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में उच्चारण स्थान से 1 से 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों आपको 3-4 लाइन आपको याद करना है दोस्तों, इससे आपको 1 से 2 मार्क्स आपको 100% अभी गारंटी हो जाएगा दोस्तों, यानी कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 11 नंबर पूछा जाए कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है। तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो लिपि है दोस्तों देवनागरी है। क्या? देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 12 नंबर पूछा है कि आग शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों आग जो शब्द है दोस्तों तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आग जो है अग्नि से बना हुआ है, ठीक है, अग्नि से, तो इसलिए यह तद्भव है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खेत शब्द है दोस्तों, खेत जो शब्द है दोस्तों क्या है, कैसा शब्द है, तो यह भी जो है दोस्तों तत्भव है। क्या है? तत्भव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्भव। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि मोर शब्द है दोस्तों, मोर जो शब्द है दोस्तों कैसा है, तत्सम है, तत्भव है, देशज है, विदेशज है। तो दोस्तों तत्भव है। क्या है? मोर जो शब्द है दोस्तों तत्भव है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्भव। दोस्तों मोर जो है मयूर से बना है, ठीक है, मयूर से जो है दोस्तों मोर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जाए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यानी दोस्तों कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। गाय है, नादी, नदी, शहर, विवेकानंद। तो दोस्तों विवेकानंद जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गाय, नदी, शहर ये सभी जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों, यानी किसी एक जाति का बोध होता है दोस्तों उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और विवेकानंद जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक है, यानी किसी एक व्यक्ति का जो बोध हो रहा है, ठीक है, यानी व्यक्ति का बोध। विवेकानंद जो है नाम है दोस्तों, ठीक है, तो यह नाम है यानी व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। तो यह व्यक्तिवाचक उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर पूछा द्रव्यनाम द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है दोस्तों वो क्या है, गुच्छा है, तेल है, शहर, कच्छा है। तो दोस्तों
तेल जो है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी जिसे नाप या तौल सके दोस्तों यह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपको इसी तरह का और ग्रामर हिंदी ग्रामर का वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका हम और वीडियो बनाकर आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न मेरा 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि बुढ़ापा शब्द है दोस्तों, बुढ़ापा शब्द है समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों बुढ़ापा जो है दोस्तों भाववाचक शब्द है। ठीक है, यानी मेरा बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछे है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है। दोस्तों मैदान में जो सभा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सभा जो है दोस्तों कौन शब्द है, यानी कौन संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों सभा यानी सभा समूह है। ठीक है, यानी समूह में लोग बैठकर सभा कर रहे हैं तो यह समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर पूछा जाए कि सुरेश कौन संज्ञा है। दोस्तों सुरेश जो है दोस्तों कौन संज्ञा है, तो देखिए दोस्तों सुरेश एक नाम है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 20 नंबर पूछा है तूफान शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों तूफान जो शब्द है दोस्तों कौन संज्ञा है, तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। तूफान जो है जातिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न मेरा 21 नंबर पूछा है कि कलम कौन संज्ञा है। दोस्तों कलम जो है दोस्तों कौन संज्ञा है, तो दोस्तों कलम जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछे कि कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों कमर कसना मुहावरे का जो सही अर्थ है दोस्तों वो क्या है, खड़ा होना, तैयार होना, कमर को बांधना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमर कसना मुहावरे का जो सही अर्थ दोस्तों तैयार होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तैयार होना। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों दूध का दांत न टूटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो अनुभवहीनता। ठीक है, यानी अनुभवहीनता कहने का मतलब यानी कोई भी काम में उसको अनुभव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुभवहीनता। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछे कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए लाल और पीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ दोस्तों क्या है, क्रोध करना। ठीक है, क्या करना, क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछे कि कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों कम खाने वाले के लिए जो एक शब्द है दोस्तों वह क्या है, तो अल्पाहारी। क्या है, अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पाहारी। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जाए कि टेबल पर किताब है, यहाँ पे पर किस कारक का चिन्ह है। दोस्तों टेबल पर किताब है, यहाँ पे पर जो है दोस्तों किस कारक का चिन्ह है, करण का, अपदान का, संप्रदान का, अधिकरण का। तो दोस्तों अधिकरण का है। क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछे कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। दोस्तों छत से गिर पड़ा यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति है वो छत से गिर पड़ा तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, कर्ता का, कर्म का, अपदान का, अधिकरण का। तो दोस्तों अपदान का हो जाएगा। ठीक है, अपदान का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपदान कारक का। ठीक है, यानी छत से गिर पड़ा यानी छत से जो है अलग हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए अपदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इससे अगर दोस्तों हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप ग्रामर का और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर पूछा कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों श्रीमान शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों वह क्या है, तो श्रीमती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर पूछा है कि कारक के कितने भेद हैं। दोस्तों कारक के जो होते हैं दोस्तों कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों कारक के जो होते हैं दोस्तों 8 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी जो पढ़े ना दोस्तों वही उसका कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछा कि गायक का स्त्रीलिंग होगा। दोस्तों गायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, गायिका होगा। दोस्तों क्या होगा, गायिका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गायिका। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछा कि स्त्रीलिंग शब्द बताएं। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, ठीक है। कुटिया, इंदिरा, दीपक, धर्म, नृत्य। दोस्तों इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द कौन है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों कुटिया जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बाकी दीपक, धर्म, नृत्य ये सभी जो है दोस्तों पुल्लिंग है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी आपके परीक्षा में दिया जा सकता है धर्म शब्द है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा तब ना कि धर्म जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और कुटिया जो है दोस्तों यह जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा था तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। दोस्तों निम्नलिखित में से सर्वनाम है राजेंद्र, पुस्तक, सीता, मैं। तो दोस्तों मैं जो है सर्वनाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछा जा रहा है कि इनमें से अपदान कारक का विभक्ति क्या है। दोस्तों अपदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है दोस्तों क्या है, ने, को, से, के लिए। तो दोस्तों से, ठीक है, से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर पूछा जाए कि आदर का विशेषण होगा। दोस्तों आदर का जो विशेषण होगा दोस्तों क्या होगा, आदरणीय होगा। क्या होगा, आदरणीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदरणीय। अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर पूछा जा रहा है कि शिव का विशेषण क्या है। दोस्तों शिव का जो विशेषण है दोस्तों क्या है, तो दोस्तों शैव, ठीक है। शिव का विशेषण क्या है, शैव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैव, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न पूछा है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है दोस्तों शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कार में पूछा जा रहा है कि कौन उपसर्ग है, ठीक है। तो सम उपसर्ग होता है, ठीक है। यानी संस्कार में जो है दोस्तों सम उपसर्ग होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा था कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों स्वागत में जो दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों सु उपसर्ग होता है, ठीक है। कौन उपसर्ग, सु उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है। दोस्तों अभी बताएं कि उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो होता है दोस्तों शब्द के बाद में लगता है। तो झूला शब्द में कौन प्रत्यय है दोस्तों, तो आ प्रत्यय है। कौन है, आ प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 39 नंबर पूछा है कि संधि का भेद नहीं है। दोस्तों संधि का जो है दोस्तों कौन जो है भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। तो दोस्तों संधि का जो भेद नहीं है दोस्तों वह संज्ञा संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा संधि। बाकी जो यह तीन दिया दोस्तों यह संधि का भेद है, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यह सभी जो है दोस्तों संधि का भेद है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब 40 नंबर पूछा जा रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद करें। दोस्तों यशोदा का आपको संधि विच्छेद बताना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा दोस्तों, आप लोग कमेंट हमें जरूर करिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, आपका जवाब सही है या गलत, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण से हम करवाएं दोस्तों। आप 40 प्रश्न, यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का अगर और वीडियो चाहते हैं हिंदी व्याकरण का दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसका और हम हिंदी व्याकरण का वीडियो जल्द ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल GTM स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।